जब आपने बात करी। अभी लिखो, द BH कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक समझा दो, अभी अभी तो समझाया हमने। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है मैग्नेटिक पर अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक आयरन मैग्नेटिक में रखोगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होता है, वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसके बाद समझ लेना और फिर उसके बाद ही लिखना है। क्या लिखाऊंगा तो क्या उसमें मैं बताऊंगा केवल, और वो आप ही रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कर्व है, केवल कर्व के बारे में लिखना है, कर्व क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। क्या रिपीट करूं, उसमें लिख लो केवल यार, रिपीट करने की जगह लिख लो, BH कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय BH कर्व। ये है B, ये है H। B का मतलब H और B की बात करें तो H और B है क्या क्या, ये बताओ फटाफट, जल्दी से बोलते जाएं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और बोलो जल्दी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये तो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और ये अपने पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फेरोमैग्नेटिक। अब होता क्या है समझना, पहले समझने की कोशिश करना। फेरोमैग्नेटिक अब तुम्हारे दिया हुआ नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी मुश्किल ही है कि नहीं आएगा वैसे, क्योंकि BH कर्व का उसमें नाम नहीं है, लेकिन ये BH कर्व किसको शो करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन्होंने डिलीट पोर्शंस में दिया हुआ है, तो ये भी वैसे डिलीट पोर्शंस में ही होना चाहिए, बात करें तो सही ढंग से। अब ये उसमें नहीं है, इसका मतलब इसको भूल जाओ, मतलब उसमें नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये केवल कर्व बता के मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा थोड़ी से टाइम में। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो क्या होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, पहले उसकी बात करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फेरो आयरन वगैरह में क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी फॉर्म में होते हैं, एक डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब एक स्पेस होता है, उस स्पेस में जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो मैग्नेट में चेंज होने वाले, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने वाले पार्टिकल्स हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, डोमेन फॉर्म में। और डोमेन्स की फॉर्म का मतलब हो गया जितने भी पार्टिकल्स है वो नेचर को फॉलो करते हैं, जितने भी डोमेन्स है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव, ठीक है। ये तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने बी एक्सटर्नल कितना रखा हुआ है, 0, तो इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, मान लो बी ऐसे अप्लाइड किया है, तो बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जितने भी डोमेन्स थे वो सब क्या होंगे, एक साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, तो ये उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये होते हैं डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है।
मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कर्व है इसका अंदर यो मान के चलो कुछ पार्टिकल्स रिपेल करते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं। होगा क्या, ये मैग्नेटिक मटेरियल, आप ऐसा करो सोलेनोइड के अंदर ये आयन का पीस, जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी मैग्नेटिक इंक्रीज होगा, यानी कि चेंज होने वाले पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता जा रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। टाइम बाद आप करंट और ज्यादा इंक्रीज करोगे, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स थे स्मॉल पार्टिकल्स वो सब क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे। अब करंट और ज्यादा नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स थे, यानी कि जो मैग्नेट में चेंज होने वाले, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले पार्टिकल्स थे, वो इस साइड मूव कर चुके हैं। इस कंडीशन को नाम देते हैं सेचुरेशन कंडीशन, सेचुरेशन। अब इस सेचुरेशन के बाद में अब अपन डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वापस डिक्रीज करने के लिए आप करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हो, कुछ टाइम तक आपने करंट डिक्रीज किया आपने करंट जीरो कर दिया। इस मैग्नेटिक जो आयरन पीस था इसको बाहर निकालोगे, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा? नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक की रिमेनिंग हो जाती है। भाई बहुत टाइम तक ये मैग्नेट में रखा है, हाई करंट फ्लो किया था, उसके जहाँ हाई मैग्नेटिक फील्ड वहां रखा है, अब करंट जीरो कर दिया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट की रिमेनिंग हो जाती है, वो जीरो नहीं होती। ये वापस डिक्रीज कर रहे थे, बी डिक्रीज हो रहा है, एच भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे आए जब एच जीरो हो गया, लेकिन बी क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको ये ओ यहाँ से चला ए, ये बी, ये तो ओ बी जो है, इसको ही क्या नाम देंगे अपन, ओ बी को परमानेंट प्रॉपर्टीज नहीं रहते हैं। नहीं, परमानेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ प्रॉपर्टी पूरी की बात कर रहा, रिटेंटिविटी क्या नाम देते हैं इसको, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होगी, ये रही इसकी डेफिनेशन, व्हेन h इज जीरो बट b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको इस b को जीरो करना है तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी से टर्मिनल्स चेंज किए, फिर वापस इसकी डायरेक्शन चेंज की करंट की। अब इसमें जितने डोमेन थे वो धीरे धीरे किधर फ्लो होंगे, इधर। तो एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वैल्यू ये अप्रोक्स बी जीरो हो जाएगा। हाँ कुछ देर तक ही रहेगा, परमानेंट थोड़ी बात। ये वापस जब पोलरिटी चेंज की तो ये सी पॉइंट, तो ये ओ सी जो है, ओ सी पे क्या होगा, h इज नॉट इक्वल टू जीरो बट b इज इक्वल टू जीरो, और इस OC को ही क्या नाम दोगे, नाइन्थ में पढ़ाया था क्या, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया होगा तो, नहीं पढ़ाया होगा तो यहाँ पढ़ लो, कोर्सिविटी, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। अब आपने करंट रेगुलर इस डायरेक्शन में फ्लो किया तो सभी डोमेन धीरे धीरे किधर हो गए, इसी डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गए, तो ये वापस जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे जाएगा, ऐसा मतलब ये कर्व। फिर वापस डिक्रीज करोगे तो अब ये ऐसे बन जाएगा ये कर्व वापस, ये इसको ही BH कर्व नाम देते हैं। ये भी सेचुरेशन कंडीशन है इस डायरेक्शन की, और ये सेचुरेशन कंडीशन है इस डायरेक्शन, यही BH कर्व है। जब मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही रिमूव हो गए तो ये भी रिमूव हो जाना। ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसको खत्म करो फिर नहीं पढ़ेंगे, इसका कुछ है भी नहीं और ऐसा आने वाले जो क्वेश्चन थे वो यही होते थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड के जो अपन ने कल एलिमेंट पढ़े थे वो, या इससे पहले अपन बात करें वो सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, बस ये टॉपिक थे। और फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन आते थे तो कंपैरिजन बिटवीन डाई पे वो आ जाते थे, या उनके कुछ क्वेश्चन तो वो हट गए, तो उसमें तो कोई बात करेंगे। ग्राफ एक बार और बता दो, ग्राफ में क्या बताऊं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप करंट इंक्रीज करते हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हो, परमानेंट मैग्नेट वगैरह वो है कि छोटे, आज तक क्वेश्चन नहीं आया उनका यार,
परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिलीट पोर्शन में वो देखो सही ढंग से। ठीक है, क्या लिख रहे हो? नो सर मतलब परमानेंट, और उसमें क्या पढ़ा हूं मैं? पढ़ लेना वो छोटे छोटे टॉपिक, पढ़ना लाइक टॉपिक भी तो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट सिलेबस में है। तो सुनो, परमानेंट मैग्नेट जो नेचुरल होते हैं वो, और जब करंट के थ्रू बात करें, करंट फ्लो करवाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओसी में क्या लिखा है? H इज नॉट इक्वल टू कोर्सिविटी, H इज नॉट इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। डोमेन वाला पेज दिखा दूं? दिखा रहा हूँ, ये डोमेन वाला पेज। और नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? यही स्टार्ट करना है, इसके बाद वाला है ना, EMI या रे ऑप्टिक्स वगैरह करें। इसके बाद वाला EMW है, EMI, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, EMI, 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 रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, EMI। EMI ले लो तुम, तो सीक्वेंस से चलने दो ना, क्या दिक्कत है? रे की बोल रहे हैं, कोई वेव की बोल रहे हैं, कोई EMI की। मेरे हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये प्रीवियस पेज। रे ऑप्टिक्स में याद करने का क्या समय चाहिए भाई? रे ऑप्टिक्स में तो सीधे सीधे डेरिवेशन है, याद करने का तो EMI वगैरह में है, यहाँ पे याद करोगे ना, उसमें क्या याद। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये चैप्टर अब जो EMI, ये हटा दो ना बेटा, ये खत्म। अब यहाँ आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे, EMI पे बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब थोड़ी देर व्यू समझ लो EMI का, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करें EMI, तो EMI इतने सारे डेरिवेशन को लर्न कैसे करें? पढ़ते रहो, फिर याद करो, एक कागज बनाओ, चिट्टा बनाओ, उसके फॉर्मूले याद करते जाओ, और जो जिसकी एप्लीकेशन है वो उससे स्टार्ट होगी, अपने आप याद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 का जस्ट अपोजिट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 में था कि व्हेन वी फ्लो द करंट इन द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सराउंड इट, इसके सराउंडेड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये था चैप्टर नंबर 4। But in chapter number 6 EMI, electromagnetic induction, that is when we change the magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स अभी बात करेंगे क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो अभी बात कर लेंगे, थोड़ा सा पहले व्यू समझो। व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब भी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे करंट। तो ये अपोजिट किसका हो गया? चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 में क्या था? व्हेन वी फ्लो द करंट इन द कंडक्टर देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस, उनको नाम दिया जाता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स देन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन दिस सर्किट। ठीक है, तो अब मेन वर्ड्स क्या आ रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है अपने पास, मैग्नेटिक फ्लक्स φm। और मुझे ये होता, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने वहां पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जल्दी से बोल दो ताकि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बता सकूं, या लिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने लिखा था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड, passing through a unit area normally is known as electric flux। यही था ना, अपन ने एक डायग्राम बनाया था, ऐसा याद करो। ये था DA एरिया, यहाँ से पास हुई थी, ये एरिया वेक्टर था परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और ये इधर पास हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या पास कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में वही कंपोनेंट, यहाँ पे ये थीटा ले लो या डी थीटा लोगे तो ये हो गया बी कोस थीटा। तो इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, वही क्या लिखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज कर देंगे। एम्पीरियन लो क्वेश्चन नहीं, वो नहीं है, लिखो जल्दी से। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines passing through a unit area, normally is known as magnetic flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूले की बात करेंगे, वहां E डॉट डी ए था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा B कोस थीटा इंटू डी ए, ये B डी ए कोस थीटा, वहां पे E डी ए कोस थीटा था, यहाँ पे B डी ए कोस थीटा, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखें। वेक्टर फॉर्म में डी फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्यों, क्योंकि कोस थीटा है, यही होगा। फिर टोटल मैग्नेटिक, तो टोटल फॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर टोटल फ्लक्स, तो फाई एम इक्वल्स टू डी फाई का तो फाई हो गया, ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, तो बी तो बाहर आ गया, बी कांस्टेंट है, डी ए का इंटीग्रेशन कितना बच गया, डी ए तो ए बच गया। अभी लगा रहा हूँ प्रीवियस पेज, रुक जाओ। तो बी डॉट ए, ये है ना बी डॉट ए, तो फाई एम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी ए कोस थीटा, ये भी ले सकते हो। फॉर एन लूप्स, एन लूप्स की बात करें कभी कभी, फॉर एन लूप्स, तो फाई एम कितना हो गया, फाई एम की वैल्यू बी एन ए कोस थीटा। प्रीवियस पेज वाले जल्दी लिखें बेटा, प्रीवियस पेज जिसने भी बोला है वो लिखते हैं, बता देना बेटा जल्दी। शुभम, देखो ये बी एन ए कोस थीटा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर नंबर ऑफ लूप्स चेंज हो रहे हो, एन चेंज होता है कहीं तभी फाई एम फ्लक्स चेंज होगा, या एरिया चेंज होगा, या थीटा चेंज होगा। इन फोर क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको अपन ऑलवेज इस चैप्टर में जो करंट होगा उसको क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट, या पहले फेराडे आएगा फिर आएगा लेंस, ठीक है। बी एन ए कोस थीटा, इन फोर क्वांटिटी में से जो भी चेंज होगा, कोई एक भी चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मेरे को फ्लक्स की यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम की ऐसा यूनिट वेबर, है ना, या फिर उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी नाम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये देखो बी ए, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को नाम देते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, उसी को वेबर नाम देते हैं। सीजीएस यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट ऑफ फाई एम यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट, जल्दी बोलें टाइम कम है।
डाइन कहाँ से आ गई यहाँ पे भाई? मैक्सवेल है, ध्यान रखना। मैक्सवेल, mx। और 1 वेबर में कितने मैक्सवेल? 10⁸ मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल बांटेंगे तो 10⁻⁻8 वेबर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? सीजीएस यूनिट। ऐसे तो टेस्ला हो गई, और सीजीएस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो फ्लक्स की है, मैग्नेटिक फील्ड की भी तो होगी ना सीजीएस। क्या होती है जल्दी बताओ? गोज होती है, ध्यान रखना। और 1 टेस्ला में हाउ मेनी गोज? 10⁻⁴। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, सीजीएस यूनिट गोज। और 1 टेस्ला में कितने गोज? 10⁻⁴। फिर टॉपिक डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है वो पढ़ ले बेटा, पिछले चैप्टर में वही है पढ़ने लायक, और कुछ है भी नहीं पिछले चैप्टर से, तो कोई ज्यादा मोहब्बत रखो ही मत। उसमें से एक ही टॉपिक है जो आ सकता है, मतलब 3 टॉपिक है जो आ सकते हैं, जो मैंने पढ़ा था। ठीक है, फटाफट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जल्दी बोलो, अभी अभी मैंने बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, induced current and induced EMF in the closed circuit without any external source when change in magnetic flux। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिख लो फटाफट। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the phenomena of production of induced current and induced EMF in the closed circuit, induced current and induced EMF produced in the closed circuit without any voltage source, without any voltage source, with change in with change in magnetic flux, with change in magnetic flux is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। ठीक है, रिपीट यार, रिपीट की मत बोला करो यार, रिपीट की बोलते हैं तुम भाई। क्या शॉर्ट में लिख लो ना, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड सर्किट without any external source when change in magnetic flux। मैंने when change in magnetic flux then induced EMF induced current produced in the circuit, this is known as electromagnetic induction। सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे इसके बारे में, कि किसी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो उसमें करंट आ जाएगा अपने आप? किसने बताया? फेराडे। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फेराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, Faraday was the first scientist which produced electromagnetic induction, spelling which produced electromagnetic induction by using following experiment, by using following experiment। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
इन्होंने एक मैग्नेट ली, ये पहले तो कॉइल किसी को भी मूव कर सकते हैं, इन्होंने कॉइल को लिया, रेस्ट में साइंटिस्ट के बाद बोलो। इंडक्शन, हाँ गैल्वेनोमीटर है, अभी बता रहा हूँ, मैंने लिखा ही नहीं वहां। ये लगा दिया मैंने जी, गैल्वेनोमीटर। समझने की कोशिश करना, ये नॉर्थ और ये मैग्नेट, इससे सराउंडेड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो नॉर्थ टू साउथ में जारी होगी। एक कोइल ली और मैग्नेट लिया, या तो मैग्नेट को कांस्टेंट कर सकते हैं और कॉइल को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कॉइल को, मान लो फर्स्ट केस में कॉइल फिक्स्ड है और मैं इसको v वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, तो v 0 थी तो आई बी सर्किट में कितनी थी, 0, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। सेकंड केस, ये फर्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट था, पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। इन्होंने इस कॉइल को, ये नॉर्थ ये साउथ, इसको v वेलोसिटी से टुवर्ड्स कॉइल मूव किया। मूव करने का मतलब क्या था, इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। अब करंट जो प्रोड्यूस हुई तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आ गया, आरके सर ने बोला था, क्या बोला था, क्या है, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, शो होने का मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यानी कि सेकंड केस, v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मूव हो रही है तो करंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस सर्किट में करंट थी, ये करंट फ्लो। थर्ड केस, चैप्टर छूट गया है उसका, तो मैं क्या बताऊं। इन्होंने बिल्कुल पास में लाके इस मैग्नेट को रोक दिया। सेकंड में डायरेक्शन, सेकंड में डायरेक्शन बता तो दी रही ना, करंट अभी बताऊंगा डायरेक्शन, अभी तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं यार, सब बताऊंगा मैं। इन्होंने वापस बिल्कुल इसको v वेलोसिटी पास में लाके रोक दिया, तो इन्होंने क्या देखा, v इज इक्वल टू 0, अगेन करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही ना इस कोइल से, तो बिल्कुल क्लोजेस्ट जाके रोक दिया। भाई यहाँ से मूव कर रहे थे और ये क्लोजेस्ट आके रोक दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है इस कोइल में से, लेकिन फिर भी करंट 0 है। यानी कि यहाँ से ये रिजल्ट आया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। थर्ड केस, इन्होंने थर्ड के बाद फोर्थ देखा, फोर्थ क्या देखा, इधर ही बना देता हूँ। इन्होंने फोर्थ में इसको वापस दूर लेके गए, किसको, मैग्नेट, ये मैग्नेट थी, ये नॉर्थ ये साउथ, इस मैग्नेट को वापस जैसे ही अवे फ्रॉम लेके जाते हैं, इसमें करंट आ जाती है। v इज नॉट इक्वल टू 0, i इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये करंट पहले केस 2 के अपोजिट थी, किसके अपोजिट टू केस नंबर 2, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा ही जरूरी नहीं कि अपन मैग्नेट ही लेके कर रहे हैं, उन्होंने मैग्नेट को कांस्टेंट किया, कॉइल को मूव किया, या टू कॉइल्स को पास में लाए, या टू मैग्नेट को, सब आएंगे। अभी तो एक बेसिक स्टार्ट किया है, इससे रिजल्ट निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से ही करंट नहीं आ रही। करंट कब आ रही है, जब ये मैग्नेट मूव कर रही है। मूव करने का मतलब इस कॉइल में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब था फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना। तो व्हेन change in magnetic when the change in magnetic flux then induced current, एंड करंट प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ तो होगा ही सही, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी करंट फ्लो हो सकता है। देन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन दी सर्किट, ये इनका रिजल्ट था। प्रैक्टिकल के थ्रू इन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया, वो ये रिजल्ट था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और फिर इस कंक्लूजन से जो अपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फेराडे लॉज ऑफ फेराडे या फेराडे लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनसे रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ जनरेट किया, उस लॉ को अपन लिखते हैं जी का डायरेक्शन गलत है, जी का अभी दिया ही नहीं है, अभी देता हूं मैं। अब वो जी की डायरेक्शन कैसे दी थी, इन्होंने नहीं दी थी, वो लेंज ने दी थी, वो भी चेक कर लेते हैं। जी की डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे आती है, वो उस पर भी ध्यान दो। जी की डायरेक्शन जो दी थी वो लेंज ने दी थी, वैसे इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर करके निकाली, केवल इधर उधर एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन जी की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और करंट की डायरेक्शन जब होता क्यों है, क्यों प्रोड्यूस होती है, और लेंज ने बोला था बाद में कि आप नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो तो इस कॉइल पे भी कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपोज करता है, वो अपने पास आने का अपोज करता है। अपोज करने का मतलब नॉर्थ को पास में ला रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। भाई पास में ला रहे हो तो पास में आने का अपोज करेगा, अपोज कब करेगा, जब सेम पोल हो। तो नॉर्थ को लेके आ रहे हैं तो नॉर्थ ही जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जब नॉर्थ में पास आ रहे होंगे तो नॉर्थ ईएमआई में मंथली, ठीक है ईएमआई में मंथली देने वाला है भाई, मैं पढ़ा दूं उसके बाद तेरे को ईएमआई कटेगी। नॉर्थ को पास लेके आ रहे हैं तो नॉर्थ ही जनरेट होगा, यानी अपोजिट। नॉर्थ में करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, सही तो बनाई है मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, सही है डायरेक्शन। और नॉर्थ को जब अवे फ्रॉम लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट होगा, तो ये साउथ जनरेट हो जाएगा, साउथ जनरेट होगा। नहीं, अपोजिशन के कारण ही होता है, रूल ही वही था। दूर लेके जा रहे हैं अवे फ्रॉम, तो यहाँ साउथ आ जाएगा, साउथ होगा तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, सही है डायरेक्शन उसकी। ठीक है, टॉपिक डालो जल्दी से, फैराडे लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ना, वो तो एक्सपेरिमेंट था, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैक पेज जल्दी से, ये लो बैक पेज को जल्दी खत्म करो। लिख लिया ये, सर 3 और 5 मार्क्स का कैसे आया, मुझे कल से इसी आईडी पे क्लास में। डन हो गया तो लिखें डेफिनेशन, क्या हो गया लेना, फर्स्ट लो लिखें, फर्स्ट लो, फर्स्ट लो देखो लो क्या क्या थे ये ध्यान रखिए। फर्स्ट लो तो था थियोरिटिकल, थियोरिटिकल मतलब वही कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सेकंड जो बात करेंगे वो था अपने पास कैलकुलेशन से रिलेटेड। पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर अभी लिखना मत, मैं पहले सेकंड, पहले फर्स्ट को लिख ही साथ के साथ, फिर सेकंड बताता हूँ। सेकंड था फॉर्मूले से रिलेटेड। फॉर्मूला उन्होंने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो पहले फर्स्ट को लिखो, फर्स्ट लिखना स्टार्ट करें। पहले लो इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा लिखा रहा हूं, तो लिखें whenever the linked magnetic flux, whenever the linked magnetic flux
changes कॉमा लगा के लिखना, कॉमा लगा दो, एन ईएमएफ एंड करंट, एन ईएमएफ एंड करंट induced in सर सेकेंड लिखो सेकेंड लॉ को, the magnitude of induced EMF proportional is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux through the closed, ठीक है, दैट इज, ये लिख लो, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, इसको प्रोपोर्शनल वो कांस्टेंट करते हैं तो 1 आता है, रेट लिखा दिया ना आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट का मतलब वही है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है इसलिए यहाँ लिखते नहीं है ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीरो लेके चलें तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी फाइव की ईएमएफ एंड डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, लिख लें जल्दी से, बी ए क्या, जीरो क्या, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम से आप फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करवा दो यार, जो डेफिनेशन थी वही लिख देना फर्स्ट पॉइंट, कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस सर्किट, एंड ईएमएफ और ईएनडीएम ईएमएफ एंड लूप्स किसकी है, एन लूप्स कॉइल की, ये नहीं ना कॉइल में कितने लूप्स है, ये रहे ना, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, एंड ईएमएफ एंड ईएमएफ मतलब डेल्टा टी के बाद क्या लिखा है, टेंस टू जीरो के बाद ये ईएमएफ है ना, डी फाइव बाई डी टी हो गया, डी फाइव बाई डी टी, एन लूप्स के लिए एन डी फाइव बाई डी टी हो गया, पता नहीं क्या बोला था फर्स्ट लो में, आ गया अब तो लेंज लो, लेंज भाई साहब भी आए थे और उन्होंने भी अपना लो दिया था इससे रिलेटेड, लेंज भाई साहब ने कुछ नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू अपोजिशन, अपने प्रोड्यूस होने का ही वो अपोज करती है, इस कारण से वो प्रोड्यूस होती है, तो लिखो इनका स्टेटमेंट लेंज भाई साहब का, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, the induced current and induced EMF, the induced current and induced EMF produced in the closed circuit
produce in the closed circuit such that it oppose such that it oppose cause of its generation, वो अपने जनरेशन का ही अपोज करता है. इट अपोज कॉज ऑफ इट्स जनरेशन. इस कारण से उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? फॉर्मेशन जनरेशन क्या बोल रहा है अब पता नहीं है यार. देखो इसका वही सब कुछ वही है. इन्होंने केवल क्या बोला था वो मैं बता देता हूँ. ये वही कोयल, यहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर यूज लिया. इधर से क्या ला रहे हो, नॉर्थ पोल ले हो या साउथ ले हो, जो भी इच्छा हो दोनों में से ले हो. ये वी वेलोसिटी से ला रहे हैं तो नॉर्थ लेके आ रहे हैं. तो अपोजिशन का अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अपोज करने का मतलब ये नॉर्थ है. अपोज कब होगा? जब यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा? नॉर्थ. नॉर्थ होगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. मतलब करंट फ्लो हो रही होगी. ठीक है. और दूर लेके जा रहे होंगे इसी को, नॉर्थ पोल को, तो क्या हो जाएगा? पुराना ही लो है, बस इन्होंने उस डायरेक्शन का नाम दे दिया कि वो अपोजिशन है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कोइल, ये इधर लेके जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो दूर ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ कौन सा पोल आ जाएगा? साउथ. और इन दोनों पॉइंट्स को आप थ्योरी में लिख सकते हो इजीली. वैसे लेंज लॉ में पूछा जाए तो वैसे नहीं पूछा जाएगा कि ये सब कोई पता. अगर मैग्नेट को कोयल के ऊपर से अंदर की तरफ लेंगे तो क्या होगा? मतलब मैग्नेट को कोयल के ऊपर से अंदर की तरफ ऐसे, अरे ऐसे मूव करो यार. क्यों ऊपर नीचे इधर उधर मूव करवाने में लग रहे हो? ऊपर से कैसे लोगे ये बताओ? करंट कैसे आएगी उसमें? जीरो होगी उस केस में. फ्लक्स इस कोयल में से पास होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब लेंज लो ने दिया था एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लो. टॉपिक डालो. इन्होंने एक अपना एनर्जी कंजर्वेशन लो भी दिया था. एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लो. क्या था ये एनर्जी कंजर्वेशन? बोलो जल्दी. एनर्जी कंजर्वेशन क्या था? ये पुराने दोनों डायग्राम इन्हीं में बताऊंगा मैं. इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये सीधे सीधे से पागल बनाने का काम कर रहे थे. पागल क्या बना रहे थे कि यहाँ से इन्होंने बोला कि अपोज करेगी. इन्होंने ही बोला ना अपोज करने का. भाई अपोज करने का किन्होंने बोला? इन्होंने ही बोला ना अपोज करने का. जब अपोज करने का इन्होंने ही बोला तो क्या होगा? अपोज हो रहा है तो फिर आपको इस मैग्नेट को क्लोजेस्ट लेके आना पड़ेगा कोयल के. तो क्या करना होगा? एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा क्योंकि इधर से अपोज हो रहा है तो इस मैग्नेट को मूव करना होगा टुवर्ड्स कॉइल. देन एक्स्ट्रा वर्क डन विल बी डन. मतलब एक्स्ट्रा वर्क डन करना ही होगा और वो एक्स्ट्रा वर्क डन ही इस सर्किट में करंट की फॉर्म में इंड्यूस्ड होता है. ठीक है. तो वो लैंग्वेज पूरी तो वही है. मेन तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स्ट्रा वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ है? किस में करंट? एक्स्ट्रा वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ है? इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. ऐसे ही नॉर्थ, वेन नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम टू कॉइल देन कॉइल जनरेट साउथ पोल. सो इट अपोज दी अवे फ्रॉम दी मैग्नेट. थ्योरी लिखा दो. थ्योरी थोड़ी लिखा है यार. ये चीज तो आप भी लिख सकते हो बेटा. जो लिखा नहीं है वो मैं लिखा दूंगा. then south pole is generated. So when we move the magnet away from the coil then do extra work done.
This extra work done is produced in the coil in the form of electrical energy. वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये दोनों केस ही लिखने हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्क डन है वही सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इंड्यूस्ड होता है। प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं? कौन सा रिपीट करूं? एक रिपीट कर देता हूं। कौन सा करूं? फर्स्ट वाले डायग्राम का। व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, then coil generate north pole, so it oppose the closed की जगह, मतलब अब तुम तो जाने क्या करवा रहे हो। जाने का अगर ओपन सर्किट हुआ तो ओपन सर्किट में कैसे सर्किट कंप्लीट होगा भाई? नहीं होगा कुछ भी ओपन सर्किट में। हाँ, स्क्रीन शॉट वाले रेडी रहेंगे। पेज नंबर 1